डॉक्टर साहब 11वें साल में रोटी बैंक ने प्रवेश कर लिया है। इन 10 सालों में अनवरत रूप से आपकी सेवाएं जारी हैं। नए अपडेट क्या-क्या जोड़े आपने? अभी आपकी कौन-कौन सी सेवाएं जारी? सर वही 2016 से तो खाना चल रहा है आज तक। कितने भी लोग खाएं, सबको निःशुल्क दाल रोटी खिलाते हैं। हॉस्पिटल में कोई बिना जात धर्म नाम बताए सबको दाल रोटी देते हैं। उसके बाद 21 को एक एम्बुलेंस आई। उसके बाद फिर इन्हें एक एम्बुलेंस और की आवश्यकता पड़ी, वो हम भी एम्बुलेंस खरीदी। और एक डीप फ्रीज है मेरे पास। मैं ये कहूँ कि बानसूर, नारायणपुर, तिजारा, बहरोड, कोटपूतली, पावटा तक निःशुल्क सर्विस रहती है। वो चलता फिरता हो सकता है कहीं अभी कोटपुतली में भी एक आया है, लेकिन वो चलता फिरता नहीं है। हमारे पास कोई रोटी बैंक के निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर फोन करता है, हम तुरंत वहाँ उसके घर ही पहुँचा देते हैं। वहाँ डेड बॉडी को डीप फ्रीज लगा देते हैं और लाइट से चलता है और सुबह उसका दाह संस्कार हो जाता है। ये निःशुल्क सेवा रहती है। अभी हमने एक शव वाहिनी खरीदी है, जो किसी के घर पर मौत हो जाती है उसको शव को लेकर शमशान घाट पहुँचाते हैं बड़े सम्मान से। और वही सब वाहिनी मल्टीपर्पज़ भी है। वो यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, हेलमेट लगाना, आए दिन अनेक प्रकार के जो भी सरकारी योजनाएँ होती हैं उनका प्रचार-प्रसार करना, जान बचाने का काम रहता है हमारा। और अभी माननीय एसपी महोदय सतवीर जी के निर्देश के अनुसार मैंने 1 जुलाई इसी को 2026 से कोटपूतली में नया अपना चालू किया है एम्बुलेंस। और वो यहाँ 24 घंटे सेवाएँ देती है। वो हाईवे पर जहाँ भी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वहाँ पहुँचती है। अभी 2 दिन पहले की बात करूँ, मैं 8 तारीख की बात करूँ, तो एक बड़ा हादसा हुआ था यहाँ पर मोलाडा में। मोलेहड़ा के पास, जी। है ना? वहाँ अपनी एम्बुलेंस समय पर पहुँची थी और वहाँ घायल थे। घायल तो ज़्यादा हुए थे, 6 घायल हुए थे, 2 की मौत हुई थी। तो उसमें और भी गाड़ियाँ लग रही थी, अपनी भी गाड़ी सेवा दी है। तो ये नया अपने चालू किया है कोटपुतली में भी। रोटी बैंक का कोड है कोई भूखा ना सोए। जी। जब आप ज़रूरतमंदों को भोजन पहुँचाते हैं तो उस समय आप खुद कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि अगर ज़रूरतमंदों तक अपन कहें कि भूखे को अगर भोजन मिल रहा है, तो उसके चेहरे पर तो चमक होगी, उसके चेहरे पर तो खुशी के भाव होंगे। उस समय आप कैसा महसूस कर रहे होते मैं हैं? तो मेरी सोच ये रहती है, कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है। और कोई काम करने से यदि किसी व्यक्ति को आत्मीय संतुष्टि मिलती है ना, तो वो व्यक्ति को काम करना चाहिए। दिखावे में नहीं करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं करना चाहिए, किसी लोभ में आकर नहीं करना चाहिए। आपको आत्मीय संतुष्टि और ईमानदारी से करना चाहिए, आपको काम रेगुलर करना चाहिए। उसी का परिणाम ये होता है कि मैं रात को लगभग साढ़े 12 बजे के आस-पास सोता हूँ और मुझे 5 मिनट में नींद आ जाती है। और मैं बिना कोई अंतराल के यानी जगता हूँ जब मुझे घड़ी में 6 या साढ़े 6 ही दिखाई देते हैं, उससे बीच में कोई यानी इतनी आत्मीय संतुष्टि मुझे बड़ी रिलीफ़ महसूस होता है मुझे। जब सोता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, आज अपन ने कुछ ठीक किया है ऊपर वाले की नज़र में। सर, जब आपने रोटी बैंक की शुरुआत की तो उस समय रोटी बैंक के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हाँ, ये तो कैसे इसको मैनेज किया हाँ, ये तो आपने? था ही। जब मैंने रोटी बैंक चलाया था तो खर्चा बहुत था। और यदि मैं धन की बात करूँ ना आपके सामने, जी, तो 3 साल में मेरे पास मात्र 72,000 रुपए इकट्ठे हुए थे। ओनली 3 साल में। जन सहयोग हाँ, से। जन सहयोग से। क्योंकि लोगों का देखो, लोगों की भी गलती नहीं है। समाज में इस तरह के लोग गलत काम करते हैं, उनको देख कर लोगों के विचार बदल जाते हैं। तो लोगों ने सोचा ये भी ऐसे ही करता होगा। जी। लेकिन जैसे-जैसे अपन ने काम को आगे बढ़ाया और ईमानदारी के साथ काम को किया, तो लोगों का विश्वास जगा कि हाँ यार, ये व्यक्ति आदमी सही कर रहा है। उसके बाद लोगों का बहुत आर्थिक सहयोग भी मेरे पास आता है और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें लगभग मेरे पास 6,000 आदमी हैं और 60,000 के आसपास फेसबुक भी है। सबका मैं डिस्प्ले पे जारी करता हूँ कि आज इस व्यक्ति ने इतना पैसा दिया है। लेकिन फिर भी आर्थिक सहयोग की बात करें तो खर्चा बहुत आ जाता है। लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास का खर्चा आता है, जो फिर ज़्यादातर इस पॉकेट में से ही वहन करना पड़ता है। सर, अभी आपने बात करी दुर्घटनाओं की, इसका मोटा कारण किसे मानते देखिए, यदि मैं एक बानसूर में चलाता हूँ अभी, तो बानसूर के आंकड़ों की बात करूँ ना मैं, तो महीने में 60 से 70 एक्सीडेंट रोटी बैंक की एम्बुलेंस उठाती है। हैं? जी, और देश की बात करूँ तो लगभग 4,60,000 से अधिक, प्रतिदिन। नहीं, नहीं, वर्ष, प्रति 4,60,000 प्रति वर्ष, इससे अधिक एक्सीडेंट होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, भारत सरकार का मंत्रालय कह रहा है। और 1,60,000 से मौतें होती हैं। इनके पीछे जो मेन कारण है, एक तो ये है कि बाइक चालक होते हैं ना, हेलमेट नहीं लगाते हैं।
और हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। कतई हमारे दिमाग में ही नहीं है, हमारी राष्ट्रीयता में ही नहीं है कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम यहीं खड़े हैं, सरकारी प्लेस पे थूक दिया, हेलमेट नहीं लगाया, सामने से पुलिस आ रही है तो हेलमेट लगा लिया, नहीं, अपने लिए लगाना चाहिए। मैंने ऐसे अनेक देशों को उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ पर रात को 2 बजे कोई नहीं आस-पास, एक बाइक चालक आता है, रुकता है, 45 सेकंड तक इधर-उधर देखता है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रुकता है। लेकिन उसमें एक राष्ट्रीयता की भावना है कि हेलमेट लगाना है, लाल बत्ती पे रुकना है तो रुकना है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हेलमेट होगा तो बस बाइक के हैंडल पर ही लटकेगा, सामने पुलिस आ रही है तो देख लेंगे। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी निवेदन है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएँ, ना कि पुलिस की डर की वजह से हेलमेट लगाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पुलिस है या सरकार है, तमाम यातायात नियम उन्होंने सख्त कर रखे हैं। रोड सेफ्टी के लिए वो जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। बावजूद इसके जिस गति से रोड एक्सीडेंट्स में कमी आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पा रही है। इसका क्या कारण मानते राजस्थान सरकार की बात करें तो 2030 में सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हमें 50% एक्सीडेंट कम करने हैं, रोड हैं? एक्सीडेंट। जी, और इसके लिए सरकार समय-समय पर अभियान भी चला रही है। कि वर्तमान की बात करूँ मैं 2 तारीख से और 16 तारीख तक एक 15 दिवसीय अभियान भी चल रहा है, जी, जो पुलिस का, यातायात का, सभी का इसमें सहयोग भी रहता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो मेरा ये सुझाव है कि एक तो पाठ्यक्रम में इसको बड़ी बारीकी से या कठोरता से लागू करें, कि जब, क्योंकि बच्चा देखकर सीखता है। जी, यदि हम किसी बच्चे को गरीबी का दिखाना है ना, तो आप उसको पाठ मत पढ़ाइए, उसको आप कच्ची बस्ती में ले जाकर दिखाइए, बच्चे देखकर सीखते हैं। तो एक तो पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए। दूसरा, एक हमारे भारत में ऐसा है कि समाज में कि भय बिन प्रीत नहीं है वाली बात होती है। जी, तो हेलमेट से और शराब से, ये 2 बड़े कारण हैं दुर्घटना के बाइक के। तो हेलमेट की तो तभी संभव हो सकता है, एक तो आप टोल से जो भी बाइक गुज़रे, तो वहाँ पर आप निर्धारित करें। क्योंकि आज तो एआई का ज़माना आ गया, बड़ा तकनीक हो गया। हाईवे पर बात करें तो वहाँ भी टोल स्वतः ही कट रहा है, ऑटोमेटिक कट रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए सरकार के द्वारा कि जैसे ही बाइक का चालक आता है, तो उसका हेलमेट चालान हो जाए। एक दूसरा, सर्कुलर जारी कर दें कि भाई किसी भी पेट्रोल पंप पर किसी भी बाइक चालक को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग ज़रूरी है। क्योंकि हम नियम तो लागू कर देते हैं और उसको कागज़ों में करके इति-सीरी कर देते हैं, फिर लोग भी ऐसे समझते हैं। तो जैसे 112 है, पुलिस है, तो समय-समय पर पेट्रोल पंपों में निगरानी करती रहे, वीडियो के माध्यम से या अपनी विज़िट के माध्यम से, कि वो तो एक बार आएगा तो उसको चलो कोई बात नहीं, एक बार आ गया तो उसको आप हिदायत देके छोड़ देगा, अगली बार आपको नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से सुधार हो सकता है, और हेलमेट लगा लेगा और शराब पीकर वाहन नहीं चलाएँगे, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लोगों का ये मानना है कि रोड अच्छे हो गए, रोड की बात नहीं है। जापान की बात करूँ ना मैं आपके सामने, तो भारत में जहाँ 4.5 लाख एक्सीडेंट प्रतिवर्ष होते हैं ना, जापान मात्र 35,000 होते हैं। जबकि जापान की और भारत की रोडों की तुलना करो ना आप, दिन-रात का अंतर है। दिन रात। तो बात ये नहीं है, बात आपकी मानसिकता की और आपकी सोच की, और आप यातायात नियमों का पालन नहीं करने का है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।